वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। आई एम ऋतु शर्मा, हैविंग 18 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माई टीचिंग फील्ड। और बेटा आज हम करेंगे बायो का एक ऐसा चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार होता है। बोलते रहेंगे जैसे बायो स्टार्ट करवाओ, मैम पहले रिप्रोडक्शन करवा दो, मैम पहले रिप्रोडक्शन करवा दो। क्यों भाई बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन क्यों पुट करते हैं? क्योंकि ये चैप्टर बेटा ऐसा है जिसमें जो आपकी एज चल रही है ना, अभी प्यूबर्टी एज है आप लोगों की, टीन एज में हो अभी आप सभी, तो उस में जो जो चेंजेस बच्चों की बॉडी में आते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इस बारे में ना ओपनली पेरेंट्स ना तो डिस्कस करते हैं, ना ही कोई रिलेटिव डिस्कस करता है। तो बच्चे जो थोड़ी बहुत उनकी क्यूरियोसिटी है वो इस चैप्टर के थ्रू अपनी फुलफिल करना चाहते हैं। तो इसीलिए बच्चों को इस चैप्टर का डाउट होता है और बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है। ऑब्वियस बात है कि जब मैं कोई चीज अपने बारे में ही जान रही हूँ तो मैं उसको बहुत इंटरेस्ट से सुनूंगी। जैसे आप बोलते हो यार मैडम उन्होंने ये बनाया था तो उसका मैं क्या करूं, मेरी डेली लाइफ में कोई यूटिलाइज नहीं है ना। तो बाकी सारे चैप्टर्स को आप इसलिए ही सिर्फ पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हो, लेकिन इसमें इस चैप्टर में क्या है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, वो सब हम जान रहे हैं। इसीलिए जो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इतने साल से मुझे पढ़ाते हुए हो गए मुझे, इस चैप्टर में तो ऐसा बच्चा जिसको जबरदस्ती मुझे बाकी सारे चैप्टर्स में खड़ा करना पड़ा था कि बेटा तुम बताओ आंसर, वो भी कोई ना कोई डाउट लेकर आता, और ये बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ये वाला जो चैप्टर है ना, अब आपने एक मूवी है OMG 2, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। और अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो मूवी मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी कि आपको देखनी चाहिए। जो बात अभी मैंने आपको बताई ना कि हमारे यहाँ पर सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती थी पहले, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बेटा डिप्रेशन में चले जाते थे। क्योंकि अब टीनेज आने के बाद जो मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या तो मुझे किसी ने बताया तो है नहीं कि भाई तुम्हारी बॉडी में ये चेंजेस आएगा या ये है तो ये सबके साथ होता है। मुझे ऐसा लगा, मान लो जब मैं अपने टीनेज में थी, मैं तब की बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लो ये मेरे साथ ही है, बाकी सबके साथ तो नहीं है। तो ऐसे में बच्चे, और इस विषय में ना वो बेचारे अपने टीचर से बात कर पा रहे हैं, ना ही वो अपने पेरेंट्स से बात कर पाते थे। तो इसीलिए आज की डेट में फिर अब क्या हुआ, आज की डेट में खैर रिसेंटली तो नहीं हुआ, ये काफी टाइम से अब इस तरीके का चैप्टर जो है वो हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है ताकि बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी को क्लियर कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बात आती है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब आपने लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ा था, मीन्स वहां पर हमने उन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा जो हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। अगर उनमें से कोई एक प्रोसेस नहीं काम कर रहा ढंग से, एक कोई माल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाए किसी सिस्टम के अंदर, तो वो हमारी जान के लिए खतरे वाली बात हो सकती है ना। मान लो जी किसी इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उसको लगातार कॉन्स्टिपेशन 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 है, तो कॉन्स्टिपेशन को भी हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते, वो आगे जाकर बहुत ही डेंजरस हो सकती है। या जी एक्सेसिव अमाउंट में मोशन लगे हुए हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर कोई हो गई है, तो वो सारे जो प्रोसेसेस हमने पढ़े थे बेटा, उनका हमारी लाइफ से सीधा सीधा सर्वाइवल से लेना देना था। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसका हमारे लाइफ के सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपने अपने आसपास की सराउंडिंग में देखा होगा, या आपके रिश्तेदार, या हो सकता है कोई जान पहचान वाले, कि कोई कपल ऐसा हो सकता है कि सपोज उनके यहाँ कोई बेबी नहीं है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि बेबी ना होने के कारण उनकी लाइफ खतरे में पड़ गई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपना आराम से जी रहे हैं जी। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन का हमारी लाइफ के सर्वाइवल से लेना देना नहीं है। द सेकंड थिंग, जब कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, मीन्स अपने जैसी जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, तो उसमें उसकी खुद की अ लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो खर्च हो जाती है। अब हम क्या देख रहे हैं, जीने के लिए जरूरी भी नहीं है, इतनी ज्यादा एनर्जी भी खर्च हो रही है जी उसमें, फिर भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? तो उसका आंसर है रिप्रोडक्शन
is not needed for survival of one individual but ensures the continuation of species. तो दिस इज द बेसिक रीजन कि एक्चुअल में, अब जैसे मान लो मैं बात करती हूँ ह्यूमन बीइंग की, बात कर लेते हैं हम लोग कि अभी फिलहाल हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी इंसान हैं, वो इंसान अभी रिप्रोडक्शन ना करे, मतलब कि अपने आगे संतान उत्पन्न ना करे, तो क्या होगा, एक एक करके सबकी डेथ होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी अर्थ के ऊपर से ह्यूमन नाम की स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसीलिए क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू द कंटिन्यूशन ऑफ द स्पीसीज। क्लियर? अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट हेल्प्स मेंटेन द पॉपुलेशन। अब क्योंकि रिप्रोडक्शन लगातार होता जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन है। बल्कि हम लोग अगर अपनी पॉपुलेशन की बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो वो तो भाई तेजी से बढ़ रही है। Organisms of the same species look similar because reproduction creates new individual that resembles their parents. अब रिप्रोडक्शन की एक और खासियत क्या है कि जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो जो नई जनरेशन डेवलप हुई है वो अपने पेरेंट्स की मिलती जुलती है। यही कारण है कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, जितने भी इंसान हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर मान लो जी कहीं पर 1500 आदमियों की भीड़ है और उसमें आपको पर्टिकुलर अपने किसी एक फैमिली मेंबर को पहचानना है, तो हमें काफी प्रॉब्लम आती है क्योंकि सारे इंसान है जी, है ना, सबका ही सेम स्ट्रक्चर है बेशक से। अब देखो मेरा फेस, मेरा या आपका फेस, सबके चेहरे पर वही चीजें हैं, दो आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान है, लेकिन सबकी शक्ल सूरत एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये वाला क्यों है वो हम हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक ही जैसी स्पीसीज बनी रहे जी, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग अस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए अब आगे करते हैं। अब शुरू होती है जी इंट्रोडक्शन, मीन्स कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, यहां पर अभी एक क्वेश्चन पूछा कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। जिस समय रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया जाता है तो जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट की? तो इसका आंसर है नो। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जब कभी भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना, तो वहां पर डीएनए की कॉपी की जाती है। डीएनए की कॉपी करने के बाद जो ओरिजिनल कॉपी है वो रह गई जी मेन सेल, मतलब कि मदर सेल के पास, पेरेंट सेल के पास, और बाकी जो न्यू वाली कॉपी हुई थी वो आगे फर्दर क्या होती है, पास ऑन होती चली जाती है। तो जिस समय ये डीएनए की कॉपी होती है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन आ जाती है। चलो पहले यहां से पढ़ लेते हैं। नो दे डोंट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज, कि ऑर्गेनिज्म जो है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं क्रिएट करते। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं दिख रहे हो। हाँ ये है कि आपके कुछ चीजें, जैसे घर में आपने सुना होगा कि जब कोई न्यू बच्चा आता है, हमारी फैमिली में कोई न्यू फैमिली मेंबर आ रहा है हमारी या किसी की भी, तो कैसे बात करते हैं, यार इसकी आंखें, तो इसकी आंखें बिल्कुल पापा पे गई है, इसकी नाक दादी पे चली गई, इसके कान बुआ पे चले गए, इस तरीके की बातें करते हैं ना। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जी पापा को उठाओ और आपको बिठा दो जी बिल्कुल पापा की एग्जैक्ट कॉपी लग रही हो, या कोई लड़की मम्मी की या बुआ की या दादी की या मौसी की एग्जैक्ट कॉपी लग रही है, ऐसा नहीं होता है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म हम लोगों को ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, द ब्लूप्रिंट ऑफ अ बॉडी, बेबी बॉडी डिजाइन। एक्चुअल में ये डीएनए की कॉपी क्या है कि जैसे ब्लूप्रिंट तो आप लोगों को मालूम होगा ना, ब्लूप्रिंट का मतलब एक बार चलो समझा देती हूँ। मैं अपनी ही बात करती हूँ एज अ टीचर। मान लो कि मुझे आपका पेपर बनाना है। अब पेपर बनाने के लिए मैंने अपने माइंड में सोचा भाई मुझे 50 मार्क्स का पेपर बनाना है, और उसमें मैं फिर क्या लिखूंगी जी कि मुझे उस 50 मार्क्स के पेपर में एमसीक्यूज भी देना चाहती हूँ मैं, ठीक है। और मान लो जी मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देना चाह रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन देना चाह रही हूँ, केस स्टडी देना चाह रही हूँ, मैं वहां पर असर्शन रीजन देना चाह रही हूँ, और क्या कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए, न्यूमेरिकल दे दिए।
तो ये जो मैंने अपने माइंड में पूरा उसकी एक रूपरेखा तैयार की, साथ साथ में मैं इनकी नंबरिंग भी सोचूंगी कि मैंने एमसीक्यू जो है मान लो जी 5 देने हैं, ये 10 देने हैं, इस तरह से। तो ये हो गया मेरा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट तो आप लोगों को मालूम है, आपकी टीचर्स भी आपको ब्लूप्रिंट दे देती हैं। भाई पेपर का पैटर्न कुछ कुछ ऐसा आएगा। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियस सी बात है वो अपनी जैसे संतान को उत्पन्न कर रहा है, तो इसलिए पहले बॉडी डिजाइन की एक ब्लूप्रिंट तैयार की जाता है बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड डीएनए कॉपी। ठीक है, तो कई बार बच्चे जो ना इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम ये डीएनए कॉपी क्या है। तो मैंने आपको सिंपल आसान आसान शब्दों में लिख दी है डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपिंग हैपन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, प्रोड्यूसिंग टू सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल सेल। अब जिस समय ये डीएनए की कॉपी होती है, पहली बात तो ये डीएनए की कॉपी होगी किस समय, जिस समय सेल डिवीजन चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इसी तरह से जब सेल की नंबरिंग बढ़ेगी तभी तो इंडिविजुअल तैयार होगा बेटा। तो जिस समय सेल डिवाइड होती है उस समय ये डीएनए की कॉपी होती है, और उस समय ये क्या करता है, प्रोड्यूसिंग टू सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल सेल। दो एक जैसी लेकिन बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल का मतलब कि पहचाने जा सके कि भाई ये वाली कॉपी ये है, ये वाली कॉपी ये है। माइनर वेरिएशंस अकर नेचुरली ड्यूरिंग डीएनए कॉपी। जिस समय डीएनए की कॉपी होती है तो थोड़ी बहुत क्या आ जाती है, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब आप आम भाषा में समझोगे तो कुछ डिफरेंसेस आ गए। अब मैं आपको दोबारा से आपकी डे टू डे लाइफ से एग्जांपल लेकर बता रही हूँ बेटा। मान लो मैंने आपको सपोज एक मिनट, सपोज मैंने आपको ये पेपर दिया, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि बेटा इसके ना 100 कॉपीज जो है वो जीरोक्स करवा लो। ठीक, तो जब आप, ये है मेरे पास ओरिजिनल कॉपी, जब हम इसकी फोटो कॉपी करवाते हैं तो क्या होता है, आप हार्ड कॉपी जो थी, जो ओरिजिनल थी, और जो फोटो कॉपी है उसको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। बेशक से कंटेंट जो पहले वाले में लिखा था, जो मैंने हाथ से लिख कर दी है आपको या टाइप करके दी है, और जो आप फोटो कॉपी करवा के लेकर आए हो सेम कंटेंट है, लेकिन तभी भी दोनों इजिली आइडेंटिफाई हो सकती हैं कि दिस वन इज हार्ड कॉपी एंड दिस वन इज फोटोकॉपी। क्लियर? क्योंकि और क्या हो रहा है जी, जब फोटोकॉपी करवाते हैं तो उसमें कई बार तो हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा लाइट आ जाता है, उसकी इंक, कई बार वो इतना ज्यादा ब्लैक हो जाता है, मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें जरूर वेरिएशन आ रही है, जिसकी वजह से मैं इजिली आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि ये मेरी ओरिजिनल कॉपी है और ये मेरी फोटो कॉपी है। तो ठीक प्रोसेस डीएनए की कॉपी में हो रहा है, क्योंकि वहां पर तो कोई मशीन नहीं है जी। फोटो कॉपी में तो अगर काला काला आने लग गया तो मुझे पता है भी कार्बन आ गया है, तो मशीन को साफ कर लिया। अब ये तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जब कभी भी डीएनए की कॉपी होगी, ये बात यहाँ पर फिट कर लो, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस जरूर आएंगे। और आगे हम पढ़ेंगे कि ये वेरिएशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भगवान ने कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं बनाई। ठीक है जी, चलिए। अब बात आती है कि ये जो डीएनए कॉपी हो गई, ये डीएनए कॉपी काम किस तरह से करती है। हर चीज का हमें काम पहले पता होना चाहिए। डीएनए इन द पेरेंट सेल इज कॉपीड थ्रू केमिकल रिएक्शन। वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है, जिन केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के स्वरूप क्या होता है, डीएनए की कॉपी हो जाती है। द कॉपीड डीएनए मूव्स इनटू अ न्यू सेल। जो न्यू कॉपी बनी, डीएनए की न्यू कॉपी बनी, वो न्यू सेल में आगे ट्रांसफर हो जाती है। द सेल देन डिवाइड्स। उसके बाद सेल डिवाइड होती है, फॉर्मिंग टू न्यू सेल्स विद सिमिलर डीएनए। और फिर क्या होगा जी, दो नई सेल बनती है सेम डीएनए के साथ। वेरिएशंस अकर बिकॉज नो कॉपिंग प्रोसेस इज 100% परफेक्ट। ये लाइन तो जी लर्न कर लो, मैंने अभी आपको बताया ही था। जब कभी भी डीएनए की कॉपी होगी तो बिल्कुल 100% वो एब्सोल्यूट एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें चाहे 1%, चाहे 0 पॉइंट समथिंग परसेंट, कुछ ना कुछ वेरिएशन आनी मैंडेटरी है, आएगी आएगी जी। क्लियर हो गया जी? चलिए, अब ये जो वेरिएशन आए हैं, वेरिएशन को हिंदी में बोल रहे हैं विभिन्नता, मतलब कि कुछ पेरेंट से कुछ अलग चीज जो है, कुछ अलग ट्रेट गुण उस बच्चे में आ जाएंगे। अब हो सकता है कि जो वेरिएशन है वो उसके लिए बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे।
स्मॉल डिफरेंस, वेरिएशंस एंड इट्स इंपोर्टेंस, स्मॉल डिफरेंसेस या वेरिएशंस अपीयर इन ऑफस्प्रिंग ड्यू टू डीएनए चेंजेस। तो एक तो किसी भी ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है पीढ़ी, उसमें जो आपको चेंजेस या वेरिएशन नजर आए हैं वो किसकी वजह से, डीएनए चेंज की वजह से। तो ये बेटा असर्शन रीजन के लिए क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। वेरिएशंस मेक ईच ऑर्गेनिज्म स्लाइटली डिफरेंट, इस वेरिएशन की वजह से हर ऑर्गेनिज्म जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सम वेरिएशंस मे हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बेटर इफ देयर इन्वायरमेंट चेंजेस। अब ये जो वेरिएशन है, कई बार तो ये जो वेरिएशन है ना, ये उस ऑर्गेनिज्म या उस पर्टिकुलरली जैसे वेरिएशन आते रहे तो पूरी एक पॉपुलेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसके लिए वो सर्वाइवल का भी कारण बन सकते हैं अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ गया है तो। एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इस चैप्टर में भी है बेटा और हेरिडिटी वाले चैप्टर में भी है, सेम एग्जाम्पल। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको। वेरिएशन समझ में आ गया ना, वेरिएशन क्या है कि भाई जो आपके पेरेंट्स के पास ट्रेड्स थे, बायो में गुण को, उन या लक्षणों को ट्रेट बोला जाता है, ठीक है, उनसे कुछ अलग ट्रेट आपके अंदर आ गए। जैसे मान लिया यहाँ पर एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रखा है, इफ बैक्टीरिया लिव इन कूल वाटर एंड द टेम्परेचर राइजेस मोस्ट मे डाई। हम लोगों को ये बात मालूम है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव एवरीवेयर। 8th क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था आपने, तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव है वो जहां मर्जी रह सकते हैं, कोल्ड से कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं, हॉट से हॉट क्लाइमेट में रह सकते हैं वो, इवन दो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर में सब जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने ऐसा मान लिया कि कोई बैक्टीरिया है अगर, तो उनकी पूरी जो बैक्टीरिया की पूरी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, मान लो जी 100-150 बैक्टीरिया जो हैं वो एक कूल वाटर में, ठंडे पानी वाले उसमें रह रहे हैं। अब अचानक से क्या होता है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या किसी भी रीजन की वजह से जिस पानी जो उनका हैबिटेट था उस पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, और मीनवाइल एकदम से तो बढ़ा नहीं होगा कि रातों रात बढ़ गया, तो ये जो पॉपुलेशन तैयार हो रही थी बैक्टीरिया की उसमें वेरिएशन आने की वजह से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हीट रेजिस्टेंट हो चुके हैं। मीन्स उनके जो मम्मी पापा दादा दादी को जितनी हीट टॉलरेट करने की उनकी कैपेबिलिटी थी, इन बैक्टीरियाज के अंदर ये वाली कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी उनसे ज्यादा हो गई, हीट रेजिस्टेंट बन गया वो, ठीक है। लेकिन अभी किसी को नहीं पता क्योंकि आउटर लुक में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो तो क्योंकि उनका इंटरनल गुण है एक, ठीक है, वेरिएशन की वजह से उनके साथ ऐसा हो गया। अब जिस टेम्परेचर पे वो लोग रह रहे थे उस पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, बाकी जितने बैक्टीरियाज थे वो इस बढ़े हुए टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाए और वो सारे के सारे मर गए। जबकि बट बैक्टीरिया विद हीट रेजिस्टेंट ट्रेट्स विल सर्वाइव एंड कंटिन्यू द स्पीसीज। तो उन 100 या 150 बैक्टीरिया में से गिनती के 10-12 बैक्टीरिया जो कि हीट रेजिस्टेंट ट्रेट वाले थे, वेरिएशन की वजह से सिर्फ वो बच गए। अब देखो जरा, ये वेरिएशन हुआ ना उनके लिए क्या, सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल हो गया। अगर ये भी हीट रेजिस्टेंट ट्रेट वाले नहीं होते तो बाकी सारे बैक्टीरिया की तरह से वो भी मर जाते। अभी आप लोगों ने कोरोना टाइम पे देखा था, तो आप लोग समझो कि हम लोग जो बचे हुए हैं भगवान की दया से, हम सारे कैसे हैं जी, उन वेरिएशन की वजह से हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। बेचारे बहुत सारे लोग इवन दो हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी उनकी डेथ हो गई है। तो सब तो नहीं मरे, ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरा का पूरा ह्यूमन बींग ही खत्म हो गए। काफी सारे ह्यूमन बींग जो वो बेचारे कोरोना की वजह से पास अवे हो गए, बट काफी सारे बच भी गए। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो वेरिएशन है ना वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के नहीं,
के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो पूरी स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है। अब ये जो यहाँ पर 8-10 बैक्टीरिया बचे थे, इन्होंने आपस में आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते रहे कंटिन्यूशन में, धीरे 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 करके उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन दोबारा से तैयार कर ली। ठीक है जी, चलिए अभी जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स स्पीसीज सर्वाइवल। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ensures species survival, not ensures life survival. Clear? डीएनए कॉपिंग हेल्प्स पास ऑन ट्रेड। डीएनए की कॉपी से क्या होता है, जो ट्रेड्स हैं, जो लक्षण है, जो गुण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। वेरिएशन अकर नेचुरली एंड आर क्रुशियल फॉर इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। अब ये इवोल्यूशन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बेटा विकास। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना हेरिडिटी वाला, पहले उस चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कि उसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मैं माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या माना जाता है कि हमारी अर्थ के ऊपर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम लोग ह्यूमन बीइंग कहाँ से आए। तो हमने अपने जो शास्त्रों में पढ़ा है वो तो क्या कहते हैं जी, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण किया था तो उन्होंने मनु नाम का एक व्यक्ति और उनकी वाइफ को, स्पेयर को नीचे भेजा, और हम सब उन्हीं की संतान है। उन्होंने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया, जो बच्चे हुए फिर आगे उन्होंने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया, ठीक इस तरह से ऐसा माना जाता है ना। जबकि साइंस क्या बोलती है, साइंस के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ के ऊपर सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट लाइफ अराइज हुई थी बैक्टीरिया जैसी, और वो भी कैसे, केमिकल रिएक्शंस के कारण। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता चला गया, जो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनमें वेरिएशंस की वजह से धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते चले गए, और एट लास्ट हम लोग ह्यूमन बीइंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ डेवलप हो गए। तो बिल्कुल ही साइंस की थ्योरी अलग है और हमारा माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग कहता है। तो इस वाले टॉपिक में हमने ये ही पढ़ा था वहां पर कि किस तरह से सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लिकेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो गए। ठीक है जी। तो और दूसरा एडेप्टेशन का मतलब क्या है, ये एडेप्टेशन वर्ड जो है वो बेटा आप 6 ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए कुछ ट्रेड्स वो बाहर से एक्वायर कर लेता है, जिनकी वजह से वो अडेप्टेशन कर पा रहा है, या कुछ उसको भगवान ने देकर भेजे हैं। जैसे कि पोलर बियर की अगर मैं बात करूं तो ये जो पोलर बियर है, आपको पता है पोलर रीजन में रहता है, वो वहां पर एक्सेसिव ठंड पड़ती है। उस एक्सेसिव ठंड को टॉलरेट करने के लिए क्या है जी, एक तो उसकी स्किन, उसके फर वाली स्किन है, काफी मोटी है, उसकी स्किन के जस्ट नीचे फैट की एक लेयर पाई जाती है जिसको कि ब्लबर बोला जाता है ना। और वो व्हाइट कलर का क्यों है पोलर बियर, जबकि हमारे यहाँ पर अगर हम देखें कि आप जू वगैरह में कहीं देखने जाओगे तो ब्लैक कलर के बियर दिखते हैं वहां पर, वो व्हाइट कलर का क्यों है, क्योंकि वहां पर साल में लगभग पूरे साल वो बर्फ गिरी रहती है। तो ताकि वो उसको जब अपना प्रे पकड़ना है, अपने शिकार को पकड़ना है, तो वो खुद भी व्हाइट कलर का है, वो बर्फ में चिपकर बैठ जाता है। जो बेचारे छोटे जानवर उनको दूर से दिखेगा नहीं और जाकर वो उनको दबोच लेता है। या उसको अगर कोई अपना प्रे बनाना चाह रहा है तभी भी वो क्या करेगा, व्हाइट कलर होने की वजह से बर्फ में अपने आप को छिपा लेता है। उसके जो पॉज होते हैं काफी सारे वाइडर होते हैं, काफी ज्यादा, जिसकी वजह से वो पानी में इजिली स्विम कर सकता है। तो ये था एडेप्टेशन। अभी हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है, तो आपको डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ हमने क्या पढ़ा कि जो वेरिएशंस आए हैं ऐसे खाली पीली नहीं आ गए, वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन और एडेप्टेशन में हेल्प मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को। तो ये वाला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला, अब आप बोलोगे कि मैडम आप तो बोल रहे थे बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ ये ही थोड़ा सा टॉपिक जो था वो ऐसा टॉपिक था कि बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। इसके बाद तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एक बार जरा इसको आप रिवाइज कर लो 1 सेकंड के लिए। जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अब इसके बाद इस चैप्टर का एक न्यू कॉन्सेप्ट कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा।
ये डीएनए कॉपी वाला और वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफर था। ये इंट्रो था कि भाई एक्चुअल में इंटरनल मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और साथ साथ में आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स तैयार करने हैं। सबसे मेन थिंग एक बार दोबारा से बता रही हूँ बेटा, अगर किसी बच्चे को हमारे चैनल से उसको अच्छा लग रहा है पढ़ना या ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है जनकपुरी B1 न्यू दिल्ली। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।